बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है मैकेनिकल स्ट्रेस। ठीक है, अब मैकेनिकल स्ट्रेस के ऊपर अगर हम थोड़ी सी बात करें तो मैकेनिकल स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है। ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेस एक ऐसा मतलब हम एक ऐसा फैक्टर कहते हैं, एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी पे हमारी बॉडी के मैकेनिक्स के ऊपर इफेक्ट करती है। ये जो फोर्सेस हमारी बॉडी के मैकेनिक्स के ऊपर एक्ट करती हैं। ठीक है, another factor affecting the outcome of the action of forces on the human body is the way in which the force is distributed। ठीक है, अब उन्होंने ये बात की है हमारे पास कि स्ट्रेस बेसिकली क्या है कि जब बॉडी के ऊपर कोई चीज़ या कोई फोर्स आए तो वो उसको किस तरह डिवाइड करती है, किस तरह क्वांटिफाई करती है। ठीक है, मतलब वो कितने एरिया में स्प्रेड होगी। जैसे मैंने पिछले में बताया कि अगर हमारे पूरा बॉडी का वेट, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारा पूरा बॉडी का जो वेट है, ठीक है, अगर हम उसको कहते हैं कि हमारी लिम्स उनको उठा रही है या हमारी बोन्स उनको उठा रही हैं, फ्यूमर उठा रही है, टिबिया उठा रही है, वट एवर द बोन्स आर, हमारे फुट की बोन्स है, ये जब सारी या हमारे मसल्स हैं या जो सारी बॉडी का पार्ट है, ठीक है, ये अगर हमारे ऊपर के या अपर बॉडी वेट को उठा रहा है तो वो किस बेस पे है। ठीक है, वहाँ पे कोई ना कोई फोर्स ऐसी प्रोड्यूस हो रही है जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प कर रही है। ठीक है, सो ये हमारे पास आ जाती है बेसिकली मैकेनिकल स्ट्रेस। ठीक है, अब हम एक सिंपल सी बात करते हैं कि प्रेशर ने रिप्रेजेंट किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस एक्सटर्नल टू अ सॉलिड बॉडी। ठीक है, प्रेशर हमने कहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फोर्स किसी सॉलिड बॉडी पे। स्ट्रेस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स, मतलब स्ट्रेस जो रिप्रेजेंट करता है वो एक रिजल्टिंग फोर्स होती है जो डिस्ट्रीब्यूट होती है इनसाइड अ सॉलिड बॉडी व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स। ठीक है, अब थोड़ा सा अब आपको मैकेनिज्म अगर समझ आ रहा हो ना, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने आपको इससे बताया हुआ है कि प्रेशर और बेसिकली हमारे पास स्ट्रेस का क्या हिसाब है। ठीक है, अब प्रेशर उन्होंने कहा कि अगर हम बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं ना, प्रेशर क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है फोर्स की एक्सटर्नल टू अ सॉलिड बॉडी। ठीक है, बॉडी के एक्सटर्नल फोर्स जो है, फोर्स जो एक्सटर्नल है सॉलिड बॉडी के, वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। लेकिन स्ट्रेस उन्होंने कहा कि जो रिजल्टिंग फोर्स है, मतलब जो फोर्स का रिजल्ट आया हमारे पास किसी बॉडी के अंदर, वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसी सॉलिड बॉडी में या किसी एक्सटर्नल फोर्स को एक्ट करने में। ठीक है, आप देखो स्ट्रेस उन्होंने कहा है क्वांटिफाई सेम होती है प्रेशर के। ठीक है, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया पे जितना उसका रीजन है उस पर किस तरह से एक्ट करेगी, जिस पे फोर्स एक्ट करी है उसके एरिया पे डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन हम सारी चीज़ों पे जो यहाँ पे बात करें ना बेसिकली वो ये कर रहे हैं कि स्ट्रेस और प्रेशर में दोनों में क्या फ़र्क आ रहा है। ठीक है, अब एक देखो, एक बात सिंपल सी बात ऐसी है कि अगर आपको लगता है ना कि जैसे अब मैं कहती हूँ कि मैंने किसी चीज़ पे प्रेशर दिया है, ठीक है, प्रेशर पे क्या होगा कि वो जिस चीज़ पे प्रेशर दिया ना मैंने, वो क्या होगी कि मैंने एक बाहर से फोर्स दिया और वो किसी बॉडी पे इफेक्ट कर रही है। ठीक है, स्ट्रेस क्या होगी कि बॉडी की इनसाइड फोर्स है वो अपनी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, मतलब वो किस पोजीशन में, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ये बेसिकली स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर तो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट किया, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स के रिजल्ट में हम मेरी अपनी बॉडी किस तरह से एक्ट करती है वो स्ट्रेस कहलाता है। ठीक है, मेरी बॉडी के इंटरनली मैकेनिज्म में जो स्ट्रेस बाहर से लगा था, देखो एक स्ट्रेस लग गया वो प्रेशर था। ठीक है, और एक स्ट्रेस जो मेरी बॉडी लगा चुकी थी जो प्रेशर के तौर पे था, उसको एक्ट कैसे किया, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया, ये डिस्ट्रेस है। ठीक है, अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि अगर आप इस फिगर में देखो तो अ गिवन फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल सरफेस प्रोड्यूसिंग ग्रेटर स्ट्रेस। उन्होंने कहा कि एक जो स्मॉल सरफेस पे फोर्स प्रोड्यूस करती है ना, वो क्या होती है कि सेम फोर्स एक्ट करती है हमारे पास लार्जर एरिया पे भी। ठीक है, मतलब उन्होंने कहा कि स्मॉल फोर्स लार्ज एरिया पे भी सेम फोर्स इफेक्ट कर रही है। ठीक है, मतलब फोर्सेस उन्होंने कहा सेम है। When a blow is sustained by a human body, the likelihood of injury to body tissue is related to the magnitude and direction of the stress created by the blow. अब उन्होंने कहा कि ये चीज़ कि अगर हमारे पास कोई बॉडी किस तरह से कितना टाइम के लिए, कितने मैग्नीट्यूड के लिए, कितनी कौन सी डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स लग रही है और कितना सस्टेन है, मतलब कितनी देर के लिए वो रह रहा है या वो कितनी प्रेशर के साथ लग रही है, ये बेसिकली हमारे पास डिपेंड कर रही है किस पे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स पे। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कंप्रेसिव स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस है, शेयर स्ट्रेस है, ये सारी जो है ना हमारे पास डायरेक्शंस है बेसिकली कि किस तरह से स्ट्रेस लगेगा, जो हम पहले पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसको इतने डिटेल में नहीं जाएंगे। बिकॉज द लंबर वर्टिब्रा बेयर मोर ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी, हमें पता है लंबर वर्टिब्राज लास्ट वर्टिब्राज है, तो यहाँ पे बॉडी का वेट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, थोरेसिक वर्टिब्रा से भी ज्यादा, तो हम ये कहते हैं कि थोरेसिक वर्टिब्रा से ज्यादा वेट आ रहा है और एक अपराइट पोजीशन, मतलब एक स्ट्रेट पोजीशन में
जब बंदा स्टैंडिंग में या सिटिंग में है, तो उस केस में हमारे पास उन्होंने कहा कि वर्टिब्रा पे या लंबर वर्टिब्रा पे वेट ज़्यादा आ रहा है। लेकिन वो वेट क्या है, वो वेट या वो स्ट्रेस क्या है, वो कंप्रेसिव स्ट्रेस है, ठीक है। वो हमारे पास कौन सा स्ट्रेस आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। However, the amount of stress present is not directly proportional to the amount of weight borne. अब उन्होंने कहा स्ट्रेस इतना ज़्यादा हम ये नहीं कह सकते कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास जो वेट है या जो अमाउंट है, बिकॉज द लोड बेयरिंग सरफेस एरिया ऑफ द लंबर वर्टिब्रा आर ग्रेटर देन दोज ऑफ द वर्टिब्रा हाई इन द स्पाइनल कॉर्ड। अब उन्होंने कहा क्योंकि हमारे पास, हाँ, अब उन्होंने सिंपल से आपको बात बता दी, क्योंकि हमारे पास ना लंबर वर्टिब्रा पे इसलिए लंबर वर्टिब्रा एक स्ट्रेस ज़्यादा बेयर कर सकता है ना, ठीक है। तो लंबर वर्टिब्रा पे हम उन्होंने ये बात की कि लोड बेयरिंग सरफेस एरियाज ऑफ द लंबर वर्टिब्रा आर ग्रेटर देन दोज ऑफ द वर्टिब्रा। अब उन्होंने कहा जो सरफेस एरिया है ना, जो जो हमारे पास एक लोड को बेयर कर सकता है, मतलब कितना लोड वो बर्दाश्त कर सकता है हमारे पास लंबर वर्टिब्रा, वो बाकी वर्टिब्रा से थोड़ा ज्यादा होता है इसमें, ठीक है। लंबर वर्टिब्रा में क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है उसने बॉडी का वेट उठाना है, एक मैकेनिज्म क्रिएट हो चुका है। एक बंदे की बॉडी एक ऐसे इसी तरह से डेवलप हुई है, यही तो चीज़ है, आपने यही तो चीज़ फोकस रखनी है कि किस तरह से बेसिकली हमारे ह्यूमंस की डेवलपमेंट है, कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप किस तरह से, आपको पता चलता है, आप इसकी जितनी डेप्थ में जाते हैं तो आपको आइडिया होता है कि हाँ ये किस तरह से डेवलप हुई है। हमारी पूरी बॉडी के वेट को लंबा वर्टिब्रा पे, जो हमारा पर बॉडी वेट है वो लंबा वर्टिब्रा पे अच्छा भला अच्छा सही समझ हमारे पास क्या कर रहा है कि वजन डाल रहा है, ठीक है। तो जो वजन डाल रहा है इतनी ही कैपेसिटी लंबा वर्टिब्रा की है भी कि वो उस लोड को बेयर कर सके, ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली कहलाता है क्या, हमारे पास बेसिकली क्या रहा है कि क्या है कि क्या लंबा वर्टिब्रा पे वेट ज्यादा पड़ता है तो वो बेयर कर सकते हैं, ठीक है। दिस इंक्रीज सरफेस एरिया रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रेजेंट। अब क्या हुआ कि जितना सरफेस एरिया क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है, उतना ही उसको स्ट्रेस कम फील होगा। जितना सरफेस एरिया कम होगा उस पर स्ट्रेस ज्यादा होगा, ठीक है। ये बेसिकली उन्होंने सारी बात क्रिएट करनी थी, और सारा एंड ये आया कि कंप्रेसिव फोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही थी, कि बेसिकली जितना सरफेस एरिया ज़्यादा है उतनी इजीली वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, जितना सरफेस एरिया कम होगा वो उतना मुश्किल से होगी, क्योंकि रीजन या एरिया ही कम है ना, हमारे पास सरफेस एरिया ही कम है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है मैकेनिकल स्ट्रेस, ठीक है। ये आपको सारे वर्टिब्रास भी उन्होंने बता दिए कि किस किस तरह से द सर्फेसिस ऑफ द वर्टिब्रल बॉडीज इंक्रीज इन सरफेस आर मोर वेट इन इज सपोर्टेड, ठीक है, ताकि सर्वाइकल पे थोड़े उस पर, आपको पता है साइज इंक्रीज होता है, हमें ये बात पता है, हमने ये एनाटॉमी पढ़ी है, हमने फिजियोलॉजी में पढ़ी है, हमने ये मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में हमने इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है कि सर्वाइकल छोटा वर्टिब्रा है, फिर थोरेसिक की थोड़ा साइज इंक्रीज होता है, फिर लंबर का होता है, ठीक है, सैक्रम और कॉक्सिक एंड में बाद में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास उन्होंने कुछ चीज़ों का इस तरह बेसिकली उन्होंने बता दिया कि किस किस तरह से हमारे पास बॉडी जो है ना वेट बेयर कर सकती है, ठीक है। Nevertheless, the L5S1 intervertebral disc at the bottom of the lumbar spine is the most common site of disc herniation. L5 से S1 में disc herniation बहुत ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट डेली अगर रूटीन की बात की जाए ना तो मैं ऑलमोस्ट 10 to 15 केसेस ना हो ही जाते हैं, ठीक है, जिनमें डिस्क हर्निएशन आ रही होती है। कुछ में माइल्ड बल्जिंग आ रही है, कुछ में मैक्सिमम आती है। डिस्क हर्निएशन बेसिकली ये होती है कि जो हमारे पास वर्टिब्रास के बीच में जो डिस्क होती है ना, बेसिकली यहाँ से बैक साइड से इसकी बल्ज आउट हो जाता है, मतलब वो डिस्क अपना जो कंपोनेंट्स है, ठीक है, वो बाहर की तरफ निकालते हैं। पर हम इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा अलग सा मैटर हो जाता है, ठीक है। हम इनको बाद में डिस्कस करेंगे, डिस्क हर्निएशन वगैरह को, ठीक है। अभी हम सिर्फ बेसिक बात पे करते हैं कि डिस्क हर्निएशन सिर्फ डिस्क बल्जिंग की बात की जा रही है कि हमारा जो डिस्क है वो बल्ज आउट हो जाता है, यहाँ पे इतना काफी है, ठीक है। टॉर्जन, बेंडिंग एंड कंबाइंड लोड्स, ठीक है। अब उन्होंने हमारे पास 3 तरह के और लोड्स आपको बताए हैं जो है बॉडी पड़ते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ लोडिंग जो है वो बेंडिंग आती है, ठीक है। क्या उन्होंने कहा है, एसिमेट्रिक लोडिंग दैट प्रोड्यूसिंग अ टेंशन ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एंड कंप्रेशन ऑन द अदर साइड, ठीक है। बेंडिंग क्या होती है, एक साइड पे अगर आप बेंड कर रहे हो या फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हो तो क्या होगा कि हमारे पास क्या होती है कि एक साइड पे लोड ज्यादा होगा, एक का कम होगा, एक पे कंप्रेशन आएगी, एक टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, ठीक है। वो कैसे आएगा, फॉरवर्ड बेंडिंग करोगे तो क्या होगा कि हमारे पास आगे की या आगे की तरफ झुकने की वजह से हमारे पास टेंशन प्रोड्यूस होगी। टेंशन किन में प्रोड्यूस होगी, वर्टिब्रास में। वर्टिब्रास में टेंशन प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा कि हमारे पास बेसिकली आपके पास उन उन मसल्स में जो आपके फॉरवर्ड साइड पे या आगे की साइड पे हैं उनमें क्या होगी प्रोड्यूस, हमारे पास कंप्रेशन होगी मसल्स में, ठीक है। और उनमें जो बैक साइड के मसल्स हैं उनमें टेंशन प्रोड्यूस होगी। अब ये इसका थोड़ा मैकेनिज्म खुद से देखने की कोशिश करो ना तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम बताती हूँ, ठीक है। ये बंदा है,
ठीक है, बस इसको ऐसे बंदा ही समझ ले, ठीक है। यहाँ पे ना वो फॉरवर्ड साइड पे क्या हुआ कि उसने बेंडिंग की, ठीक है। जैसे उसने फॉरवर्ड बेंडिंग की तो यहाँ के आगे के जो सारे मसल्स थे वो एक दूसरे के करीब आए, करीब आने का मतलब क्या हुआ, कंप्रेसिव, ठीक है। बैक साइड के मसल्स एक दूसरे से दूर गए, दूर जाने का मतलब क्या हुआ, देखो मैं ये एक जनरल मैकेनिज्म बता रही हूँ, सारे मसल्स का एक साथ काम ऐसे नहीं होता, मैं सिर्फ आपको एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ कि किस तरह से, ठीक है। और बैक साइड के मसल्स क्या हुए, टेंशन प्रोड्यूस हुई, तो हमारे पास बेसिकली क्या आ गया, ये आ गई बेंडिंग, ठीक है। एसिमेट्रिक लोडिंग होती है, आगे की तरफ अलग से, पीछे की तरफ अलग से, ठीक है। इस तरह एक्सियली अगर आप फोर्स की बात करते हो ना, तो ये हमारे पास बेसिकली जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में हमारे पास होती है ना, वो उस फोर्स को या उस एक्सिस को क्या कहते हैं कि एक्सियली हम फोर्सेस को कहते हैं, ठीक है। उन फोर्सेस को एक्सियली कहते हैं, उन्होंने बेसिकली यहाँ पे अब उन्होंने ये बात की है कि व्हेन एन इसेंट्रिक फोर्स इज अप्लाइड टू अ स्ट्रक्चर द स्ट्रक्चर बेंड्स, ठीक है। अब इसेंट्रिक फोर्स जब हमारे पास किसी बॉडी पे लगती है तो हमारे पास क्या होता है, स्ट्रक्चर बेंड करता है और एक कंप्रेसिव स्ट्रेस करता है एक साइड पे और टेंसाइल करता है दूसरी साइड पे, ये मैंने बात आपको बता दी है, ठीक है। इसी तरह से हम इसको फिगर में बाद में देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं टॉर्जन में, ठीक है। लोडिंग प्रोड्यूसिंग ट्विस्टिंग ऑफ द बॉडी अराउंड इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। टॉर्जन क्या होती है, एक लॉन्ग प्रोड्यूसिंग ट्विस्टिंग होती है, ठीक है, जो काफी टाइम तक रहता है ये वो जो ट्विस्ट, ठीक है। और वो क्या करता है, एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में वो ट्विस्ट रह रहा है कि उसका एक साइड का एंड या एक स्ट्रक्चर फिक्स होगा और ऊपर वाला स्ट्रक्चर मूव करेगा, ठीक है। टॉर्जनल फ्रैक्चर्स जो होते हैं ना टिबिया के, कॉमन तो नहीं है लेकिन ये होते हैं, ठीक है। जैसे फुटबॉल इंजरीज में मतलब आप ये कहते हो बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा अनकॉमन भी नहीं है, मतलब इनका एक हिसाब होता है कि होते हैं बट बहुत ज्यादा नहीं होते, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास बात आती है, ठीक है। अब उन्होंने ये बात किया कि कंबाइन करें ना, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन बॉडी सब्जेक्टेड टू अच्छा सॉरी, टॉर्जनल फ्रैक्चर्स ऑफ द टिबिया आर नॉट अनकॉमन इन फुटबॉल इंजरीज एंड स्काइंग एक्सीडेंट्स इन विच द फुट इज held in a fixed position while the rest of the body goes or twist, ठीक है। बेसिकली ये आपको पता चल गया, फुट जो है वो जाहिर सी बात जमीन के साथ लगा है, बॉडी एकदम से ट्विस्ट होगी तो क्या होगा, ट्विस्टिंग फोर्स की वजह से टॉर्जन फ्रैक्चर आएगा, ठीक है। मतलब इनके कहने का सिंपल से ये मतलब है, एक बंदा यूं खड़ा हुआ है ना, ठीक है, और एक बंदा खड़ा हुआ है, अब उसका क्या होगा, फुट यहाँ पे ही रहेगा लेकिन अब अपर बॉडी जो है ना वो किस तरह से मूव कर जाएगी। तो इस केसेस में उन्होंने कहा टिबिया फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा ही है, उन्होंने कहा टिबिया के फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, मतलब टिबिया ही वहां पे, अब टिबिया पे अगर अफेक्ट होगा तो टिबिया फ्रैक्चर होगी और किसी और बोन पे होगा तो वो बोन फ्रैक्चर होगी, ठीक है। अब कंबाइंड लोडिंग का क्या है कि प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन ऑफ द लोड इज नोन एज कंबाइंड लोडिंग, किसी में भी एक से ज्यादा लोड होंगे तो कंबाइंड लोडिंग होगी, ठीक है। Because of the human body subjected to a myriad of simultaneously acting forces during the daily activity, this is the most common type of loading on the body, ठीक है। ये most common type of loading हमारे बॉडी में आ रही होती है, ठीक है। ये बेसिकली उन्होंने आपको बता दिया कि कंबाइन लोडिंग क्या होती है, कि जो कंबाइन लोडिंग जाहिर सी बात है एट अ टाइम हमारे पास बॉडी में एक लोड अफेक्ट कर ही नहीं रहा, ठीक है। हमारे पास एट अ टाइम बॉडी के अंदर एक तो नहीं कर सकता, कभी भी नहीं हो सकता कि आपकी बॉडी पे कोई एक लोड या एक कोई मैकेनिकल स्ट्रेस या एक फोर्स को इफेक्ट कर रही हो, ठीक है। हमारी बॉडी पे मल्टीपल टाइम्स में मल्टीपल लोड्स जो होते हैं ना अफेक्ट करते हैं हमारी डेली एक्टिविटीज में, डिफरेंट टाइप से एरियाज वगैरह में, सारी चीजों पे। तो आपने सिंपल सी बात ध्यान में रखनी है, हमारे पास जो बॉडी है वो कंबाइंड लोड्स के ऊपर चलती है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कोई भी चीज समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।